हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फ्योल द्वारा जो दिया गया था 14 सिद्धांत, उसको जानेंगे। और एफ.डब्ल्यू. टेलर जो द्वारा जो दिया गया 4 सिद्धांत है, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक बने रहिए और इसको समझिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमारे हैंड रिटन नोट, हमारे द्वारा लिखा गया है, हैंड रिटन नोट है ये। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हेनरी फ्योल का 14 सिद्धांत। इससे पहले भी हम लोग कई वीडियो बीएसटी का हिंदी मीडियम में कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जा कर के वो वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फ्योल ने अपने पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, कार्य का विभाजन। और स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में एक ट्रिक भी जानेंगे जिससे आप 14 का 14 सिद्धांत को याद रख सकते हैं। तो पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन। इस सिद्धांत के अनुसार फर्म के पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार बार बार कार्य का एक ही भाग सौंपा जाना चाहिए ताकि विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किया जा सके। मतलब कि इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि एक फर्म में पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए और वही कार्य देना चाहिए कर्मचारी को जिसमें उसकी रुचि हो, जिससे विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त किया जा सके और फर्म में फायदा हो। उसके बाद दूसरा जो है सिद्धांत वो क्या है, जानिए। हम लोग चलते हैं। तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व। दूसरा जो सिद्धांत है वो है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। इस सिद्धांत में कहा गया है इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अधिकार दे दिए और उत्तरदायित्व नहीं दिए, तो ऐसा नहीं है। तो हेनरी फ्योल द्वारा दूसरा सिद्धांत जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि आप किसी भी कर्मचारी को अधिकार देते हैं तो उसको उत्तरदायित्व भी दीजिए। अगर उत्तरदायित्व देते हैं तो अधिकार भी, यानी कि अगर कर्मचारी को कोई भी काम करने के लिए कहते हैं तो उसका उत्तरदायित्व भी दीजिए कि आप वो बिना पूछे, मतलब कि बार बार आपसे ना पूछे कि ये करे वो करे ये करे, मतलब कि ऐसा उसको उत्तरदायित्व दीजिए कि वो काम अपने मन से भी कर सकता है ताकि काम अच्छे से हो। तो कहने का मतलब ये अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी जरूरी है। तो ये दूसरा सिद्धांत में कहा गया है। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन। तीसरा सिद्धांत जो है वो अनुशासन है। इस सिद्धांत के अनुसार फर्म के नियम एवं कानून को कर्मचारी व मालिक दोनों को अपनाना चाहिए। अनुशासन में क्या कहा गया है कि नियम एवं कानून कर्मचारी व मालिक दोनों को अपनाना चाहिए। तो अनुशासन, ये तीसरा सिद्धांत है हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया। चौथा सिद्धांत जो है वह आदेश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार एक समय में एक ही मालिक से आदेश मिलना चाहिए। कहा जाता है ये जो चौथा सिद्धांत है हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया, इस सिद्धांत के अनुसार आदेश की एकता के अनुसार कह रहा है कि एक समय में एक ही मालिक से आदेश मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही समय में बहुत सारे मालिक से आदेश मिल गया और वो कर्मचारी काम को ढंग से न कर पाया, तो ये दिक्कतें हो जाती है। तो ऐसा कहा गया है कि एक समय में एक ही मालिक से आदेश मिले। तो ये चौथा सिद्धांत था। चलिए हम लोग पांचवा सिद्धांत को जानते हैं। पांचवा है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता इस सिद्धांत के अनुसार किसी फर्म में एक लक्ष्य के लिए एक ही प्रदान होना चाहिए। ये
5वां सिद्धांत है हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत में क्या कहता है कि किसी फर्म में एक लक्ष्य के लिए एक ही प्रधान होना चाहिए। मतलब कोई एक लक्ष्य जो है उसके लिए एक ही मालिक होना चाहिए, एक ही प्रधान। ये नहीं कि सब मालिक ही बन जाएगा एक लक्ष्य के लिए, तो ऐसे में दिक्कतें हो जाती है। तो ये 5वां सिद्धांत था हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया। उसके बाद चलिए हम लोग 6ठा सिद्धांत को देखते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, हेनरी फ्योल का जो जन्म हुआ था वो 29 जुलाई 1841 को हुआ था और उनकी मृत्यु 14 नवंबर 1925 को हुआ था। तो आप इस डेट को याद रख लेंगे। वैसे एग्ज़ाम में आएगी नहीं, लेकिन आप अपने याद रखने के लिए, नॉलेज के लिए इसको याद रख सकते हैं। 6ठा, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। ये जो 6ठा सिद्धांत है हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रबंध को व्यक्तिगत हित के ध्यान में न रख करके फर्म के हित को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि व्यक्ति हित नहीं, फर्म के हित को ध्यान में रखना चाहिए। सबका लाभ, सबका विकास हो। एक आदमी के लिए कुछ न करे, मतलब सबके लिए करे। व्यक्ति हित नहीं, समान हित के अधीन। ये 6ठा सिद्धांत है हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दिया हुआ है। उसके बाद है 7वां सिद्धांत। 7वां सिद्धांत है कर्मचारी का परिश्रमिक। कर्मचारी का परिश्रमिक मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को उचित मजदूरी देना चाहिए ताकि वो फर्म को ना छोड़े। कर्मचारी का परिश्रमिक में मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि कर्मचारी का जो वेतन है या सैलरी, मजदूरी, कुछ भी, वो सही से देना चाहिए। ये नहीं कि बहुत कम देना चाहिए तो कर्मचारी काम नहीं करेंगे और काम छोड़ के चले जाएंगे। तो कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि कर्मचारी को उचित वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है 8वां सिद्धांत। 8वां सिद्धांत है सोपान श्रृंखला। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी कर्मचारी को अपने बड़े अधिकारी से मिलने के लिए सीधी रेखा अपनानी चाहिए जब आपातकालीन समस्या हो। देखिए इस सोपान श्रृंखला के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी ज़रूरी हो तो ये नहीं कि पहले फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद मिडिल, उसके बाद लो, ऐसा नहीं। मतलब कि डायरेक्ट मिलना चाहिए। अगर मज़दूर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्ट मालिक से मिल सकता है, डायरेक्ट ही मिल सकता है। तो सोपान श्रृंखला में ऐसा कहा गया कि अगर इमरजेंसी, इन केस इमरजेंसी हो तो मज़दूर जो है, कर्मचारी जो है, वो डायरेक्ट अपने मालिक से मिल सकता है बिना किसी से पूछताछ किए हुए। तो ये था 8वां सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। उसका अगला है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रबंधक को कुछ विशेष कार्य को केंद्रीकरण और बाकी कार्य को विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। तो केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में ऐसा कहा गया है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि कुछ कार्य को केंद्रीकरण तथा बाकी कार्य को विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। अब ये केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो देखिए किसी भी कार्य में कार्य को अकेले मालिक करता है तो उसको केंद्रीकरण कहते हैं, और कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो कह रहा है कि कुछ कार्य को केंद्रीकरण तथा कुछ कार्य को विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। उसके बाद है, ये 9वां सिद्धांत था। 10वां सिद्धांत है व्यवस्था एवं कर्मबद्धता। इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए तथा सही व्यक्ति वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। देखिए 10वां सिद्धांत जो है व्यवस्था एवं कर्मबद्धता, इसके अनुसार कहा गया है कि सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगाना चाहिए तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखना चाहिए।
जिसको जिसमें रुचि हो वहीं उसको लगाना चाहिए, और जहाँ जो सामान हो सही हो वहीं पे उसको लगाना चाहिए। तो ये था 10वां सिद्धांत हेनरी फ्यूल द्वारा दिया गया। तो चलिए हम लोग 11वां सिद्धांत को जानते हैं। 11वां सिद्धांत है समता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ जितना संभव हो निष्पक्षतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ताकि अपने कार्य के प्रति समर्पण भावना विकसित हो। समता इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि कर्मचारी अधीनस्थों जो है मतलब कि मालिक जो है को जितना संभव हो अपने कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि कर्मचारी बोर ना हो और उसके प्रति यानी कि फर्म के प्रति उसका भावना अच्छा हो सके और फर्म विकसित हो सके। तो ये समता था। तो ये 11वां सिद्धांत था हेनरी फ्यूल द्वारा दिया गया। तो हम लोग नेक्स्ट जो है 12वां सिद्धांत को जानते हैं। तो सिद्धांत 12 है कर्मचारियों में अस्तित्व। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी में अस्तित्व बना रहना चाहिए, ताकि काम कुशलतापूर्वक जारी रहे। उसके बाद 13वां सिद्धांत है पहल क्षमता यानी कि प्राथमिकता। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को भी योजना बनाने और उसे लागू करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये 13वां सिद्धांत था हेनरी फ्यूल द्वारा दिया गया पहल क्षमता। इसमें कह रहा है कि कर्मचारी को भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए कि वो भी प्लान बना सके, वो भी कोई योजना बना सके और उसे लागू कर सके। उसके बाद है सहयोग की भावना। 14वां सिद्धांत ये अंतिम सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध को मैं के जगह हम का प्रयोग करना चाहिए, ताकि किसी को अपनापन या फिर गैर फील ना हो। मतलब कि इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि कर्मचारी को मैं के जगह हम शब्द का यूज करना चाहिए। मैं यूज होता है ना तो पर्सनली ऐसा लगता है, और हम यूज होता है तो लगता है कि सभी मिल करके कार्य किए हैं। तो सहयोग की भावना में कह रहा है कि मैं के जगह हम का प्रयोग करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसकी ट्रिक्स को जानते हैं। इसका जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है। आप याद रखेंगे दादू यूएस रहने चले सो इसे। मतलब आप ऐसे याद रखेंगे दादू यूएस रहने चले सो इसे। इसके लिए आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। इंग्लिश में है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, D4 डिवीजन ऑफ वर्क, A4 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि कार्य का विभाजन। उसके बाद जो दूसरा था हम लोग का अधिकार एवं उत्तरदायित्व। उसके बाद इसी को इंग्लिश में कहते हैं, मतलब कि आप इसका जो है ना इंग्लिश याद कर लेंगे और उसके बाद इस ट्रिक से जो है सो आपका काम चल जाएगा एग्ज़ाम में। वैसे एग्ज़ाम में 14 का 14 सिद्धांत नहीं आता है, उसमें से कुछ ही सिद्धांत आता है, लेकिन आप 14 का 14 सिद्धांत याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो D4 डिवीजन ऑफ वर्क, A4 अथॉरिटी ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D4 डिसिप्लिन। उसके बाद U4 यूनिटी ऑफ कमांड, U4 यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, S4 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जेनरेशंस। उसके बाद R4 रिम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉई, C4 सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसको शॉर्ट में लिखें, आपको समझ में आना चाहिए, बोल दिए हैं। S4 स्केलर चेन्स, O4 ऑर्डर, E4 इक्विटी, S4 स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, I4 इंटेटिव
ई फॉर स्प्रिट डी कॉर्प्स। तो आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप इस ट्रिक से वैसे तो 14 का 14 याद कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें से 10 भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। एग्ज़ाम में 1 से 2 पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब वैज्ञानिक प्रबंध, जो कि F.W. टेलर द्वारा दिया गया था। F.W. टेलर्स का फुल फॉर्म होता है, उसका पूरा नाम फ्रीडरिक्स विंस्लो टेलर है। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स के द्वारा 1911 में उनका वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें प्रबंध जगत में तहलका मचा दिया। सन 1915 में F.W. टेलर की मृत्यु हो गई। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, देखिए इसमें 4 ही सिद्धांत हैं, 14 सिद्धांत नहीं है, बस 4 ही सिद्धांत हैं। तो आपको 4 सिद्धांत इसका याद करना पड़ेगा। और इसका सिद्धांत जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार 1 से 2 आ ही जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है विज्ञान न कि रूढ़िवाद। इस सिद्धांत के अनुसार हमें पुराने तकनीक या पुराने पद्धतियों को नहीं अपनाते रहना चाहिए, बल्कि हम समय समय नए प्रयोगों द्वारा नवीनतम पद्धतियों को खोज करके अपने काम को सरल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए विज्ञान न कि रूढ़िवाद था, इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हमें पुराने पद्धति नहीं अपनाना चाहिए, पुराने तकनीकी नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए मशीन का यूज करना चाहिए, ताकि हमारे काम को सरल बन सके, हमारा काम सरल हो सके और हम आसानी से काम कर सके। तो ये पहला सिद्धांत था F.W. टेलर द्वारा दिया गया वैज्ञानिक सिद्धांत। उसके बाद है मैत्री न कि मतभेद, ये दूसरा सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के अनुसार मैत्री न कि मतभेद, इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिसमें श्रम एवं प्रबंध दोनों एक दूसरे को अपना पूर्वक समझे। देखिए मैत्री न कि मतभेद, इसमें ऐसा कहा गया है सिद्धांत के अनुसार कि वातावरण अंदर में यानी कि फर्म में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए ताकि मालिक और कर्मचारी दोनों एक दूसरे का पूरक समझे, यानी कि दोनों को ये ना लगे कि वो छोटा है वो बड़ा है और वो बड़ा है वो छोटा है, दोनों बराबर समान रहे और समान लगे, ताकि काम अच्छे से हो सके। उसके बाद सहयोग न कि व्यक्तिवाद, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, ये तीसरा सिद्धांत है, F.W. टेलर द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपसी सहयोग से की जानी चाहिए। देखिए इस सिद्धांत में कहा जाता है कि कोई भी काम को आपसी सहयोग से की जानी चाहिए, मतलब कि एक के प्लान से नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल के करना चाहिए, सभी के प्लानिंग के हिसाब से करना चाहिए, सभी को हेल्प करना चाहिए किसी काम के लिए। उसके बाद अंतिम जो है चौथा सिद्धांत जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास, ये चौथा सिद्धांत है, प्रत्येक व्यक्ति की उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के स्तर पर उसका चयन से ही ध्यान दिया जाना चाहिए, सभी के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार ही काम सौंपा जाना चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है इस सिद्धांत में कि ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मचारी को किस में रुचि हो रही है, वही काम को उसे सौंपा जाना चाहिए, ताकि काम को कुशलता पूर्वक किया जा सके और जिस स्तर पे वो काम करने लायक है उसी स्तर पे उसको काम सौंपा जाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए। आगे भी इसी टाइप का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो आशा करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और BST हिंदी मीडियम में समझने के लिए, वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।